एपिसोड 2 में हमने देखा था कि कीरी अपने भाई के साथ एक लाइट हाउस में फंस गई थी, लेकिन वो वहां से जिंदा बच निकलते हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कीरी लगभग 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है। शुइची उसे बताता है कि हमारे कान के अंदर कोकिलिया नाम का एक ऑर्गन होता है जो कि साउंड को डिटेक्ट करता है। उसका शेप एक स्पाइरल की तरह होता है। शुइची की मदर की हालत अब बेहतर हो रही थी, लेकिन वो अब भी स्पाइरल से बहुत ज्यादा डरती है। डॉक्टर कहता है कि उन्हें यूकी को शहर के एक मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देना चाहिए। मेंटल हॉस्पिटल का सुन यूकी थोड़ा डर जाती है। इसी समय शुइची की नजर दीवार पर लगे एक चार्ट पर जाती है जिसमें कान के अंदर एक स्पाइरल जैसा ऑर्गन था। शुइची नहीं चाहता था कि उसकी मदर को इस ऑर्गन के बारे में पता चले। वो पहले ही स्पाइरल से डर के अपने सिर के बाल और उंगलियां काट चुकी है और उन्हें लगता है कि अब उनके शरीर पर कोई भी स्पाइरल नहीं है। अगर उन्हें कान वाले स्पाइरल का पता चला तो पता नहीं वो क्या करेगी। तभी शुइची को खिड़की के बाहर एक बड़ा सा मच्छरों का झुंड दिखता है जो कि स्पाइरल का शेप बना रहा था। कीरी भी कहती है कि आजकल कुछ ज्यादा ही मच्छर हो गए हैं, पता नहीं क्यों, जिस पर शुइची बोलता है कि ये सब उजुमाकी के कर्ज की वजह से हो रहा है। शुइची अब कीरी को बाय बोल यहाँ से चला जाता है और कीरी दो लोगों को कहते सुनती है कि आज सुबह 10 से भी ज्यादा प्रेग्नेंट औरतों को यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वो सब हजारों मच्छरों के काटने से बीमार पड़ गई थी। एक नर्स कीरी से आकर कहती है कि मैटरनिटी वार्ड भर चुका है तो उसे अपना कमरा एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ शेयर करना पड़ेगा। कीरी देखती है कि ये प्रेग्नेंट लेडी कोई और नहीं बल्कि उसकी कजन केइको है। वो केइको को उसके बेड पर लिटा देती है और उसका सामान निकालने लगती है। कीरी को उसके बैग में से एक फूल जैसी चीज मिलती है जो काफी भारी थी। कीरी को कहती है कि उसे ड्रॉर में रख दो और कीरी ऐसा ही करती है। अब उसे आधी रात को जब सभी सो रहे थे तब केइको की आंख खुलती है। इधर कीरी के फादर उसी तालाब से मिट्टी भरकर ले जा रहे थे जिसमें सभी मरने वालों का धुआं जाकर मिलता है। वो उस तालाब के कीचड़ से कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने लगते हैं। खैर अगली सुबह हॉस्पिटल में सबको पता चलता है कि 3 पेशेंट्स की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। उन सबके शरीर पर ढेर सारे छेद के निशान थे और उनके शरीर का सारा खून सूख चुका था। शायद उनका मर्डर हुआ था, पर रात में किसी ने कुछ नहीं सुना। सबको बस मच्छरों की आवाज आ रही थी। कीरी केइको को बताती है कि आज रात यहाँ पर 3 लोगों का मर्डर हो गया है। कितनी अजीब बात है, पर केइको को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने बच्चे की बात करने लगती है जो कि उसके पेट में ही हिलने लगा था। तभी शुइची यहाँ आ जाता है। वो अपने साथ एक मॉस्किटो स्प्रे लाया था। जैसे ही वो एक मच्छर को उड़ते देखता है वो उस पर स्प्रे छिड़क देता है जिससे मच्छर तो मर जाता है, लेकिन केइको की हालत खराब होने लगती है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। शुइची उस मच्छर को उठाते हुए कीरी से कहता है कि क्या तुम जानती हो कि सिर्फ मादा मच्छर ही खून पीती है जिनके पेट में अंडे होते हैं। वो खून पीकर अपने अंडों का पालन पोषण करती है। तभी एक नर्स यहाँ आकर शुइची को कमरे से बाहर निकाल देती है और कीरी भी खिड़की खोल देती है जिससे केइको की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है। अब सोते समय कीरी केइको से कहती है कि ध्यान रखना कोई मच्छर तुम्हें काट ना ले, जिस पे केइको बोलती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मच्छर पसंद हैं, बहुत ज्यादा पसंद हैं। इतना कहकर केइको सो जाती है। अब आधी रात को मच्छर के भिन भिनाने से कीरी की नींद खुलती है। वो कमरे के बाहर जाकर देखती है जहाँ से लाखों मच्छरों की आवाजें आ रही थी, लेकिन ये कोई मच्छर नहीं बल्कि ढेर सारी प्रेग्नेंट औरतों का झुंड था। इन सभी के हाथ में एक एक ड्रिल मशीन थी और ये ज़ॉम्बीज़ की तरह चल रही थी। कीरी अब एक औरत का पीछा करती है जो कि एक पेशेंट के पास जाकर उसके गले में ड्रिल से छेद करती है और फिर उसका सारा खून पीने लगती है। इन सब प्रेग्नेंट औरतों पर मच्छर वाला कोई कर्ज लग गया होगा। खैर यह देख कीरी चौंक जाती है और वो औरत उसे देख लेती है। वो औरत अब कीरी का पीछा करने लगती है। कीरी बैसाखी की वजह से दौड़ नहीं पाती। वो औरत उसे मारने ही वाली थी कि तभी आवाजें सुन एक और पेशेंट बाहर आ जाता है और वो औरतें उस आदमी को घेर लेती हैं। एक औरत हवा में स्पाइरल का शेप बनाती है जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है और फिर सभी उस शरीर में छेद कर उसका खून पीने लगती हैं। एक नर्स जब ये देखती है तब उसे भी ये औरतें मार डालती हैं। आज के लिए इन्होंने काफी सारा खून पी लिया था तो ये वापस अपने कमरे में जाने लगती हैं, लेकिन कीरी को इनका सीक्रेट पता चल गया था तो वो उसे मारने उनके पीछे पड़ जाती हैं। कीरी वापस अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है और केइको को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन केइको तो खुद इन सब औरतों की तरह पोजेस हो गई थी। वो अपनी अलमारी से ड्रिल निकाल लेती है जो कीरी ने उसके बैग में देखी थी। केइको कीरी से कहती है कि मुझे अपना सारा खून दे दो। ये सब औरतें भी अब कीरी को घेर लेती हैं। अचानक ही कीरी के हाथ वो मॉस्किटो स्प्रे लग जाता है जो कि शुइची यहाँ लेकर आया था। कीरी इन सभी औरतों पर स्प्रे मार देती है और ये मच्छरों की तरह डर के यहाँ से भाग जाती है। इधर यूकी अपने कमरे में सो रही थी और उसके कान में एक कीड़ा घुसने की कोशिश करता है। यूकी उस कीड़े को दूर फेंक देती है और फिर वो कीड़ा घूमकर स्पाइरल का शेप ले लेता है जिसमें यूकी को फिर से अपना मरा हुआ पति दिखने लगता है जो यूकी से कह रहा था कि मेरी जान मेरी
तरह स्पाइरल बन जाओ। मैं तुम्हारे कान के अंदर जो स्पाइरल है उसमें घुसना चाहता हूँ और वहीं पर सोना चाहता हूँ। जो सुन यूकी चिल्लाने लगती है। अगली सुबह तक सारी प्रेग्नेंट औरतें नॉर्मल हो गई थी। उनके कपड़ों पर से खून के निशान भी गायब हो गए थे। कीरी डॉक्टर्स को बताती है कि उसने रात को क्या देखा कि ये प्रेग्नेंट औरतें लोगों का खून पी रही थी, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि कीरी ने कोई बुरा सपना देखा होगा और वो लोग मच्छरों के काटने से मरे हैं, क्योंकि उनके शरीर पर ड्रिल के निशान भी गायब थे। तो कोई भी कीरी की बात नहीं मानता कि इन औरतों ने अपने बच्चों के लिए खून पिया है और ये खून पिए बच्चे कुछ दिनों में पैदा होने वाले थे। इधर यूकी शुइची को बताती है कि उसके कान के अंदर एक स्पाइरल है, ऐसा उसके पिता ने बताया था। शुइची उसे कहता है कि उसके फादर मर चुके हैं और उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन यूकी जिद करती है कि वो अपनी आंखों से चार्ट देखेगी। वो डॉक्टर के ऑफिस में जाती है तो उसने वो चार्ट हटा दिया था। वो यूकी से कहता है कि वो चार्ट बहुत पुराना हो गया था, इसीलिए हमने उसे निकाल दिया। यूकी अब डॉक्टर से पूछती है कि मुझे सच सच बताओ कि क्या मेरे कान के अंदर एक स्पाइरल है। डॉक्टर अब उसे झूठ बोलता है कि नहीं, तो तुम्हारे अंदर अब कोई स्पाइरल नहीं है। नर्स अब यूकी को वापस उसके कमरे में ले जाती है और उसे एक बोतल चढ़ा देती है। यूकी को उस बोतल के अंदर स्पाइरल नजर आने लगता है और साइतो की आवाज आती है जो कह रहा था वो स्पाइरल तुम्हारे कान के अंदर है। यूकी अपने हाथ से सुई निकाल कर बोतल को गिरा देती है, लेकिन वो सुई भी एक स्पाइरल थी। साइतो की आवाज यूकी को बार बार सुनाई दे रही थी। उसे लगता है कि वो उसके कान के अंदर घुस चुका है, तो यूकी ड्रॉर के अंदर से एक कैंची निकालती है और उसे अपने कान के अंदर घुसा लेती है। इधर डॉक्टर और शुइची बात कर रहे थे कि अच्छा हुआ तो उन्होंने वो चार्ट पहले ही निकाल दिया था, यूकी को किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है। तभी इन्हें यूकी के चिल्लाने की आवाज आती है। उसके कान पर पट्टी बांधी जाती है, पर यूकी अब भी स्पाइरल से डर रही थी और डरते हुए ही यूकी की मौत हो जाती है और उसकी बॉडी को जलाने पर भी आसमान में स्पाइरल्स बनते हैं। इधर कीरी के फादर को अपनी भट्टी के अंदर स्पाइरल्स नजर आ रहे थे। खैर कुछ दिनों बाद सभी प्रेग्नेंट औरतें बच्चों को जन्म देती हैं, जो अभी तो नॉर्मल ही लग रहे थे। कीरी जब खाना खा रही थी उसमें मशरूम भी थे, जिसका स्वाद उसे बहुत ही बेकार लग रहा था। वो शुइची को बताती है कि इन मशरूम से खून की बदबू आ रही है, जैसे कि ये मीट हो। शुइची मशरूम में बने स्पाइरल्स देख डर जाता है। वहीं हॉस्पिटल में बाकी लोग इन मशरूम्स के दीवाने हो गए थे। उन्हें वो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा कि ये मशरूम सेहत के लिए अच्छे हैं, तो ये लोग जितने चाहें खा सकते हैं। शुइची और कीरी जब बच्चों वाले रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ये बच्चे बिल्कुल बड़ों की तरह आपस में बातें कर रहे थे और वो दिखने में सेम थे। ये बच्चे कहते हैं कि मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, मुझे वापस उस गर्म जगह में जाना है। ये लोग वापस पेट में जाने की बात कर रहे थे। एक बच्चा पूछता है कि क्या ये मुमकिन है, जिस पर दूसरा बच्चा बोलता है बिल्कुल, जिस डॉक्टर ने हमें बाहर निकाला है वो हमें वापस अंदर भी डाल सकता है। वो इस समय माकियों को अंदर डाल रहा होगा, काश अगला नंबर मेरा हो। इसके बाद इस बच्चे का पेट फूलने लगता है और उसमें से एक बड़ा सा मशरूम बाहर निकलता है। कीरी और शुइची ये देख हैरान थे। तभी इन्हें डिलीवरी रूम से केइको की आवाज आती है। जब ये लोग उसमें जाते हैं तब इन्हें अंदर ढेर सारे मशरूम पड़े मिलते हैं। तभी वो डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकलता है। कीरी उसे पूछती है कि केइको कहाँ है। डॉक्टर कहता है कि बच्चों की क्यूटनेस ही उनका हथियार होता है। वो इन बच्चों की नाल कितनी बार काट चुका है, लेकिन वो फिर से उनके पेट में उग जाती है, जिसका मतलब है कि वो लोग वापस अपनी माँ के पेट में जाना चाहते हैं। कीरी समझ जाती है कि मशरूम्स में बने स्पाइरल से डॉक्टर भी पागल हो चुका है। डॉक्टर आगे कहता है कि वो मशरूम ही बच्चों की नाल है, जो कि कटने के बाद अपने आप ही ग्रो हो रही है। डॉक्टर अब एक मशरूम को उठाकर खाने लगता है, क्योंकि उसे वो हेल्दी मानता है और यही मशरूम्स आज सबके खाने में डाले गए थे। इसीलिए कीरी को आज इसमें मीट की बदबू आ रही थी। शुइची अब ऑपरेशन रूम खोल कर देखता है। डॉक्टर ने केइको के बच्चे को वापस उसके पेट में डालकर ऊपर से टांके मार दिए थे। अब बच्चे का पेट भरने के लिए केइको खून पीना चाहती है, तो डॉक्टर कीरी को पकड़कर उसे केइको के पास ले जाने लगता है। केइको अपनी सुई जैसी जीभ बाहर निकालती है, लेकिन कीरी के हटने से वो जीभ डॉक्टर में जा लगती है और केइको डॉक्टर का सारा खून चूस लेती है। शुइची कीरी को लेकर यहाँ से बाहर निकलता है और दो पेशेंट्स इस कमरे के मशरूम्स देखकर उन्हें खाने लगते हैं और केइको खून पीने के लिए उन दोनों पर भी टूट पड़ती है। इसके आगे क्या हुआ कोई नहीं जानता। कीरी को अब हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और कीरी के वापस घर आने की खुशी में उसकी फैमिली एक वेलकम पार्टी रखती है, जिसमें वो शुइची को भी बुलाते हैं। शुइची कीरी से कहता है कि तुम्हारा घर ड्रैगन फ्लाई तालाब के पास है, जो कि मरे हुए लोगों के स्पाइरल से दूषित हो गया है। शाम को सभी लोग डिनर करने बैठते हैं और शुइची खाने पर टूट पड़ता है, क्योंकि बेचारे के दोनों माँ बाप मर चुके हैं और अब उसे ठीक से खाने को नहीं मिलता। कीरी के पेरेंट्स शुइची से कहते हैं कि वो कभी भी उनके घर आ सकता है। अब खाना खाते हुए शुइची को प्लेट पर बने स्पाइरल्स दिखते हैं, जिन्हें देख वो डर जाता है। ये प्लेट्स कीरी के फादर यासुओ
लोगों ने बनाई थी। यासुओ शुइची से कहता है कि तुम भी स्पाइरल्स देख सकते हो ना, तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था कि असली कला क्या होती है। उन्होंने कहा था कि मैं अपने बर्तनों में स्पाइरल्स बनाने लगूं। जो सुन उसकी आंखें खुल गई थी और वो अब यही कर रहा है। खाने के बाद कीरी की मोम कहती है कि बेचारा शुइची ठीक से खा भी नहीं पाया और मित्सुओ कीरी को बताता है कि उनके फादर अब अजीब बर्तन ही बना रहे हैं। कीरी उनके कमरे में जाकर देखती है जिसमें ढेर सारे स्पाइरल्स शेप के बर्तन पड़े हुए थे, लेकिन साथ ही उसे उनमें इंसानों के चेहरे भी दिखते हैं। दो चेहरे तो बिल्कुल शुइची के मॉम डैड जैसे लग रहे थे। यासुओ अब भट्टी के सामने बैठा था जिसमें वो अपने बर्तन पकाने के लिए डालता है, लेकिन भट्टी के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, मानो जितने भी लोगों के स्पाइरल्स तालाब में जाकर मिले थे उनकी आत्माएं यासुओ के बर्तन में आ गई हैं, जो कि अब भट्टी के अंदर जल रही थी। शुइची यहाँ पर आकर बोलता है कि उसे भट्टी के अंदर देखना है, कोई तो है जो उसे भट्टी के अंदर से पुकार रहा है। यासुओ शुइची को यहाँ से चले जाने को कहता है, मगर भट्टी के अंदर से शुइची को अपने मॉम डैड की आवाज आने लगती है। शुइची अब एक ईंट उठाकर भट्टी का मुंह तोड़ देता है जिससे उसके अंदर की सारी आत्माएं बाहर निकल जाती हैं। यासुओ और शुइची तुरंत वहाँ से बाहर निकलते हैं और भट्टी के साथ वो पूरा कमरा ही जल जाता है। कुछ दिन बाद इनके शहर में एक खतरनाक तूफान आता है। लोगों को घर में रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि बाहर जोरों की आंधी चल रही थी और धुआंधार बारिश हो रही थी। ये तूफान अब आगे बढ़ने की बजाय इसी शहर में आकर रुक जाता है, जो कि काफी अजीब बात थी। न्यूज वालों को खंबे से चिपकी हुई क्योको भी दिखाई देती है और इन्हें लगता है कि शायद वो तूफान में मारी गई होगी। वो तूफान कीरी के घर के ऊपर आकर रुका हुआ था और कीरी को ऐसा भी लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। ये आवाज मित्सुओ को भी सुनाई देती है और वो कहता है कि यह तूफान की आंख है जो कीरी को बुला रहा है। कीरी को इस बात पर यकीन नहीं होता, पर तभी शुइची यहाँ आ जाता है और वो कीरी को लेके भागने लगता है। तभी एक पेड़ टूटकर इनकी तरफ आता है और ये उससे बच जाते हैं। शुइची कहता है कि वो तूफान कीरी के पीछे पड़ा हुआ है, अगर वो घर में रहती तो उसकी पूरी फैमिली मारी जाती। इस तूफान को कीरी से प्यार हो गया है, इसीलिए वो उसका नाम पुकार रहा था। तूफान अब कीरी के आसपास के घरों को तबाह कर देता है जिससे कीरी एक मलबे में फंस जाती है। अब एक लड़की कीरी को बाहर निकालने के लिए इनकी मदद करने आती है, मगर वो तूफान लड़की को कीरी समझकर अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन बाद में उसे थूक भी देता है जिससे वो मर जाती है। तूफान से छुपने के लिए ये लोग एक पुल के नीचे आकर खड़े होते हैं। अगर ये तूफान ऐसा ही रहा तो इनके पूरे टाउन का सफाया हो जाएगा। अब एक मिरर से एक तूफान इन्हें देख लेता है तो ये लोग एक गटर में उतरने लगते हैं, लेकिन गटर के पानी से एक बवंडर बन जाता है जिसमें घूमते हुए ये दोनों उस तूफान की तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन उस ड्रैगन फ्लाई तालाब के ऊपर आते ही ये सारा तूफान उसमें समा जाता है और शुइची और कीरी को बाहर निकाल लिया जाता है। तालाब के आसपास के सारे घर इस तूफान ने बर्बाद कर दिए थे, तो कीरी की फैमिली को रहने के लिए उसी गरीबों के मोहल्ले में घर दिया जाता है जिसमें टूटे पुराने घर थे। ये लोग बात कर रहे थे कि इतने पुराने घर इस तूफान में कैसे सही सलामत बच गए। वहीं हम देखते हैं कि कोई आदमी घर के छेद में से कीरी को देख रहा था। रात को इन्हें अपने पड़ोस में से डरावनी आवाज आती है। मित्सुओ कहता है कि उसने सुना था कि इस मोहल्ले में एक मॉन्स्टर रहता है, ये आवाज जरूर उसकी ही होगी। जिस पर मित्सुओ की माँ कहती है कि मॉन्स्टर जैसा कुछ नहीं होता। तभी दरवाजे पर इनका पुराना पड़ोसी बाबा काशी आता है। इसका भी घर तूफान में टूट गया था तो ये भी इसी मोहल्ले में रहने आया है। बाबा काशी बताता है कि इनके पड़ोस में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता है। उनके शरीर पर किसी तरह की बीमारी है जिससे वो थोड़ा डरावना लगता है और ये आवाजें भी उसी की हैं, इसीलिए लोगों को लगता है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर रहता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब आधी रात को इन्हें फिर से किसी के रोने की आवाजें आती हैं, लेकिन ये आवाज किसी औरत की थी। कीरी को लगता है कि उस बूढ़ी अम्मा को मदद चाहिए होगी। वो उनके पास जाती है तो अम्मा कहती है मेरा बेटा मर गया और हम उसके हाथ पर बीमारी की वजह से उगे हुए कांटे भी देख पाते हैं। कीरी अंदर जाकर उसके बेटे की लाश देखती है और डर जाती है। अगली सुबह एम्बुलेंस लाश को ले जाती है और उस अम्मा को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बाबा काशी कीरी से पूछता है कि उसकी लाश कैसी दिख रही थी, जिस पर कीरी कहती है उससे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बाबा काशी बोलता है उसने उसके घर में झांका था जहाँ पर उसका बेटा सोता है, वहाँ ढेर सारे छेद बने हुए थे। कीरी वापस अपने घर में आ जाती है और वो आदमी बाबा काशी ही है जो कि घर के छेद में से कीरी को घूरता रहता है क्योंकि वो कीरी के पीछे पागल है। तभी वो नोटिस करता है कि बूढ़ी अम्मा वाली बीमारी उसमें भी फैल गई है और उसके शरीर पर भी कांटे उग गए थे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और तभी मित्सुओ देखता है कि उनकी दीवार पर कांटे उग रहे हैं। ये बाबा काशी था जिसके पूरे शरीर पर ढेर सारे सींग उग गए थे और वो एक मॉन्स्टर लग रहा था। वो अपने पास में से एक चूहा उठाकर खा लेता है और इसके बाद कीरी की तरफ बढ़ने लगता है। कीरी दरवाजा खोलकर घर के बाहर आती है जहाँ जोरों की आंधी चल रही थी। एक खंबा उड़ते हुए आता है और बाबा काशी के सर में घुसकर उसे अपने साथ उड़ा ले जाता है। इसके बाद इन्हें जंगल में से एक उछलती हुई लाश आती दिखती है। ये उसी लड़के यागामुची की लाश है जो कि
कार के नीचे आकर मर गया था। वो खुद अब एक जैक इन द बॉक्स की तरह उछल रहा था। उसके शरीर में एक स्प्रिंग था जिससे उछलते हुए वो कीरी की तरफ आने लगता है। ये स्प्रिंग कार के सस्पेंशन का था जिसे उसके शरीर से किसी ने निकाला ही नहीं और उसकी लाश उछलते हुए यहाँ तक आ गई और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको उज़ुमाकी का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।